क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग के नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, सुहेल अफजल की बुक किसी के पास है या नोट्स हैं, दोनों के मुताबिक हमने ये चैप्टर पढ़ना है बेटा। लास्ट लेक्चर में मैंने व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 7 का लेक्चर आपको दिया था, जिसमें 3 वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 4.8। क्वेश्चन नंबर 4.8 क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये सुन ले ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 इस वजह से इंपॉर्टेंट है, एक तो ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आया हुआ है, पास पेपर में। सेकेंडली, इस क्वेश्चन की बुनियाद पर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 होना है। जिसको ये क्वेश्चन समझ आएगा वो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर सकेगा, वरना 9 और 10 की कम से कम 5 से 7 एंट्रीज गलत हो जाएंगी, जो कि आपने इस क्वेश्चन में सीखनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बजाते खुद भी पेपर में आया हुआ है, और ये आगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को करने के लिए भी समझना जरूरी है। क्या चीज समझनी है, बड़ा आसान हो जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको समझने के लिए सबसे बुनियादी चीज है कि आपको पेरोल की एंट्रीज आनी चाहिए। एक्चुअली अब तक क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने पेरोल की एक ही तरह की एंट्रीज पढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक आपने पेरोल की एक ही तरह की एंट्रीज पढ़ी हैं, और 5 एंट्रीज आप करते रहे हैं, जिसमें पेरोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता है, डिडक्शंस क्रेडिट हो जाती हैं, और एक्रूड पेरोल क्रेडिट हो जाता है। फिर एक्रूड पेरोल को डेबिट करते हैं और वाउचर पेएबल को क्रेडिट करते हैं। फिर आप वाउचर बनाने के बाद वाउचर पे करते हैं, वाउचर पेएबल डेबिट हो जाता है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भाई ये डायरेक्ट पेरोल है, ये वर्क इन प्रोसेस में चले जाएगी, ये इनडायरेक्ट है, ये एफओएच में चले जाएगी, ये सेलिंग स्टाफ, ये एडमिन स्टाफ। और फिर आखिरी एंट्री करते हैं जी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड। ये पेरोल की रूटीन में होने वाली एंट्री है। इस क्वेश्चन नंबर 8 की रिक्वायरमेंट भला क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 की रिक्वायरमेंट है पेरोल की एंट्रीज को 3 तरह से करके बताना है। पेरोल की ये जो एंट्रीज हैं ये 3 तरह से रिकॉर्ड होती हैं। ये इस क्वेश्चन में हमने सीखना है कि वो 3 तरह से कैसे रिकॉर्ड होती हैं। एक टाइप तो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, एक तो आपको आती है, बाकी 2 टाइप्स आपने सीखनी है, वो न्यू हैं। वर्क पेरोल की एंट्रीज रिकॉर्ड करने की 2 मजीद किस्में, तरीके। एक तरीका तो आपको आता है, आता कि नहीं? अभी तक 7 क्वेश्चन में प्रैक्टिस उसकी की है, मैंने अभी आपके सामने एंट्री भी रिकॉल की। तो पेरोल की एंट्रीज आपको ऑलरेडी एक मेथड से तो आती हैं, बाकी दोनों मेथड्स की आपने सीखनी है। इस क्वेश्चन में बार उसने तीनों की पूछी हुई है। अगर आप इस क्वेश्चन की हेडिंग देखें, जो पेपर में गिवन नहीं होगी हेडिंग, मैं पहले बता दूं, पेपर में हेडिंग गिवन नहीं होगी। पेरोल एंट्रीज डिफरेंट वेरिएशंस। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? पास जर्नल एंट्रीज इन द हेड ऑफिस एंड फैक्ट्री ऑफिस बुक अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन, नीचे दी गई अजम्पशन के मुताबिक, नीचे 3 अजम्पशन दी हुई हैं, 3 तरीके दिए हुए हैं। वो 3 तरीके कौन से हैं? पहला तरीका आपको आता है सारा, कहता है पेरोल अकाउंट इज मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस फॉर ऑल एम्प्लॉयज, जिसमें पेरोल का एक अकाउंट मेंटेन होता है और सारे मुलाजमीन की तनख्वाहें पेरोल में रिकॉर्ड होती हैं। ये तरीका आपको ऑलरेडी आता है और यही तरीका आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। पहले हम इस तरीके को करते हैं, फिर पैरेलल ना हम बाकी दोनों मेथड भी कर लेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। पहले जो पहला मेथड हमें ऑलरेडी आता है ना बेटा, पहला मेथड ऑलरेडी आपको आता है, पेरोल अकाउंट इज मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस फॉर ऑल एम्प्लॉयज, कि पेरोल का कंट्रोल अकाउंट सारे के सारे मुलाजमीन के लिए कहां पर मेंटेन होगा? कहां मेंटेन होगा? हेड ऑफिस में मेंटेन। सारे मुलाजमीन के लिए पेरोल का कंट्रोल अकाउंट हेड ऑफिस में मेंटेन होगा। पेरोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया करना है, पेरोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया करना। तो पहले भी हम डेबिट ही करते आ रहे हैं सारे के सारे मुलाजमीन का। कहता है पहले एंट्री तो आप उस तरीके से करें ना, अगली 2 बाद में पढ़ते हैं, पहले तरीके वाली करते हैं, वो तो हमें ऑलरेडी आती हैं, जल्दी से उन्हें करते हैं। फिर सेकंड और थर्ड पे जो मेथड है ना उस पर हम फोकस करेंगे। रिकॉर्डिंग आपने 2 हिस्सों में ही करनी है। फर्स्ट मेथड के मुताबिक हम करने लगे नहीं पेरोल की एंट्री।
फर्स्ट मेथड के मुताबिक हम पेरोल की एंट्री करने लगे हैं जी। ये मैं सेकंड मेथड के लिए लाइन लगा रहा हूं, वही रिकॉर्डिंग दो हिस्सों में ही करनी है, फैक्ट्री ऑफिस बुक्स में और हेड ऑफिस बुक्स में। ये दूसरे मेथड के लिए 2 कॉलम मैंने बना लिए और ये तीसरे मेथड के लिए 2 कॉलम, तीसरे मेथड के लिए 2 कॉलम। पहला मेथड क्या है जी? पेरोल अकाउंट इज मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस फॉर ऑल एम्प्लॉइज। ये पहला मेथड है। पेरोल कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन एट हेड ऑफिस फॉर ऑल एम्प्लॉइज। इस मेथड के मुताबिक आपने हेड ऑफिस की बुक्स में भी एंट्रीज करनी है और फैक्ट्री की बुक्स में भी एंट्रीज करनी है। ये सेकंड और थर्ड जो मैंने सेक्शन बनाए हैं ये दूसरे मेथड के लिए हैं। फैक्ट्री मेंटेन इट्स ओन पेरोल फॉर फैक्ट्री एम्प्लॉयज। फैक्ट्री मेंटेन्स पेरोल फॉर फैक्ट्री एम्प्लॉयज। थर्ड मेथड है जी, पेरोल क्लियरिंग अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड एट ऑल। इज नॉट पेरोल क्लियरिंग अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड एट ऑल। अच्छा बेटा ध्यान से वापस देखिएगा। पहला तरीका तो ऑलरेडी आपको आता है, दूसरे और तीसरे में जो फर्क होगा वो भी मैं समझा दूंगा। पहले पेरोल की सिंपल वाली एंट्रीज करते हैं बेटा जो हमें रिक्वायर की गई हैं एज यूजुअल जो हम करते आ रहे हैं। ग्रॉस अर्निंग, देखिए वो 5 एंट्रीज होती थी ना पेरोल की, बुक्स पे ध्यान रखें। यहाँ पर 5 अलग अलग दी हुई हैं, A B C D और E, 5 है ना, 5 एंट्रीज रूटीन में भी हम करते रहे हैं। टोटल पेरोल है 6,50,000 की। ग्रॉस अर्निंग मतलब टोटल पेरोल कितनी है, और उसमें से डिडक्शन क्या करनी है, प्रोविडेंट फंड 32,500 काटना है, इनकम टैक्स 7500 रुपया काटना है। तो बेटा पेरोल की एंट्री रूटीन में क्या करते रहे हैं, पेरोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, प्रोविडेंट फंड डिडक्शन क्रेडिट, इनकम टैक्स डिडक्शन क्रेडिट, और बाकी जो बचेगा वो एक्रूड पेरोल। बताएं शाह भाई पेरोल कितनी है टोटल, 6,50,000। उसमें से प्रोविडेंट फंड कितना काटा है, 32,500। उसमें से इनकम टैक्स डिडक्शन कितनी हुई है, 7,500। एक्रूड पेरोल कितनी आ गई, देखें एक्रूड पेरोल कितनी आ जाएगी, तो बेटा ये देखें ये सारी की सारी एंट्री कहाँ हुई, हेड ऑफिस में, कोई फैक्ट्री में एंट्री नहीं हुई। दूसरी एंट्री उसने अलग करके बताई, ना भी बताता तो मैं पता था हमने दूसरी स्टेप में क्या करना है, वाउचर बनाना है। क्या लिखा हुआ है, वाउचर फॉर द पे पीरियड इज प्रिपेयर्ड। वाउचर बना दें कहता जी, और एज यूजुअल भी हम यही करते आ रहे हैं। एक्रूड पेरोल को डेबिट करना है और वाउचर पेएबल को क्रेडिट करना है। वाउचर फॉर द पे पीरियड इज प्रिपेयर्ड, वो हमने बना दिया। सी एंट्री में क्या कह रहा है बेटा, सी एंट्री में लिखा हुआ जी वाउचर फॉर द पे पीरियड इज पेड। पे पीरियड का वाउचर पे कर दें। जब पे पीरियड का वाउचर पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, वाउचर पेबल डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 6,10,000 से।
ये भी रूटीन में हम करते आ रहे हैं। उसके बाद बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस अर्निंग इज एज फॉलोज। जब पेरोल की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आप तो बेटा डायरेक्ट पेरोल कहां चली जाती है? वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट में। इनडायरेक्ट पेरोल वो यहां पर रिकॉर्ड होना है। मार्केटिंग स्टाफ की सैलरीज सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में। जनरल ऑफिस की एंट्रीज एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में। और क्रेडिट क्या होगा? पेरोल को आपने क्रेडिट कर देना है क्योंकि इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। टोटल पेरोल थी बेटा आपके पास 6,50,000। इसमें से वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर दी 3,50,000। फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर दी 60,000। सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में 1,40,000 चार्ज हो गया और एडमिन एक्सपेंस में 1,00,000 चार्ज हो गया। अब इसकी क्रेडिट साइड पे 6,50,000 है, डेबिट साइड पे 2,40,000 है। 410 कम है, 4,10,000 रुपया कम है, तो वो कहां चला गया अकाउंट? वो फैक्ट्री लेजर में चला गया। जितनी अमाउंट से फैक्ट्री लेजर डेबिट है उतनी अमाउंट से जनरल लेजर भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था हेड ऑफिस लेजर भी लिख सकते हैं, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल की एंट्री भी हो गई। उसके बाद ई एंट्री देखें जी, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की एंट्री देखें जरा, शाबाश। इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का मैंने क्या तरीका आपको बताया था कि 4 तरह की लेबर है, उसके 3 हिस्से करने हैं। हर क्वेश्चन में देखें मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, मार्केटिंग स्टाफ, एडमिन स्टाफ। डायरेक्ट लेबर कितनी है बेटा? 3,50,000। इनडायरेक्ट लेबर की सैलरी है 60,000। मार्केटिंग पर्सनल्स की सैलरी है 1,40,000 और एडमिन स्टाफ की सैलरीज हैं 1,00,000। इन दोनों को ऐड करके लिखना है, यह आएगा 4,10,000, 1,40,000 और 1,00,000। टोटल आ गया जी आपके पास 6,50,000। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इस्तेमाल होगा। मार्केटिंग के लिए सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट इस्तेमाल होगा और एडमिन के लिए एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट। रेशो आपके पास है 4,10,000 डिवाइडेड बाय 6,50,000, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 6,50,000 and 1,00,000 divided by 6,50,000। किसको अपोर्शन करना है बेटा आपने? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की टोटल कंट्रीब्यूशन है 32,500। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जी आपने। इस प्रोविडेंट फंड को 3 हिस्सों में आपने डिवाइड कर देना है। प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन सेम है 32,500। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सेम है। एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 32,500। इसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर की जितनी चार्ज होनी है वो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में चली जाएगी। सेलिंग वालों का जितना पोर्शन है वो सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा और एडमिन का जितना पोर्शन है वो एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा। ये देखें बेटा फुल एंट्री ये होती है।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाता है, सेलिंग के लिए सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट, एडमिन के लिए एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट, और फैक्ट्री ओवरहेड जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड है वो क्रेडिट हो जाती है। अब देखें शाबाश, 3 हिस्से करके बताएं मुझे शाबाश कितनी अमाउंट आ रही है जी? जी 20,500, 7,000 और 5,000। इस तरह आपने ये 32,500 को अपोर्शन कर लिया जी, इंप्लॉयज में डिवाइड कर लिया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के लिए आया जी 20,500, सेलिंग स्टाफ की 7,000 और एडमिन स्टाफ की 5,000। क्रेडिट साइड पे देखें बेटा 32,500 है, डेबिट साइड पे 12,000 है, तो ये 20,500 का डिफरेंस है, ये फैक्ट्री लेजर आ जाएगा। जितनी अमाउंट से फैक्ट्री लेजर डेबिट है उतनी अमाउंट से तो ये एक मेथड तो बेटा कंप्लीट हो गया। बेटा ये रास्ता दीजिएगा असद, जितनी अमाउंट से फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट है उतनी अमाउंट से ये जनरल लेजर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। फैक्ट्री लेजर डेबिट है उतनी अमाउंट से जनरल लेजर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर पेरोल को रिकॉर्ड करने का एक मेथड कंप्लीट हो गया, पेरोल की रिकॉर्डिंग का एक मेथड यहां पर कंप्लीट हो गया। ये ऑलरेडी आप मेथड करते आ रहे हैं, एज यूजुअल है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी दोनों मेथड्स क्या हैं उसको समझना है आपने। आप जरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर निकालें जो मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल का स्केच बताया था, वो सब लोग जरा निकालें। प्रीवियस लेक्चर को देखें, उसमें जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें जो मैंने फिगर बनवाई थी आपसे कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल की, तो मैंने बताया था कि मटेरियल भी 4 तरह का होता है, लेबर भी 4 तरह की होती है, एक डायरेक्ट लेबर, एक इनडायरेक्ट लेबर। फिर मैंने बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर दोनों फैक्ट्री की लेबर होती हैं, जबकि सेलिंग स्टाफ और एडमिन स्टाफ के ऊपर सर्कल लगा के मैंने बताया था कि ये ऑफिस की लेबर होती है। जिस तरह मटेरियल भी 4 किस्मों का ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, सेलिंग और मार्केटिंग जो सेलिंग और एडमिन सप्लाईज है ना वो ऑफिस में इस्तेमाल होती है। अब जरा दूसरी रिक्वायरमेंट पढ़ें क्या लिखी हुई है। लेबर की दूसरी किस्म की जो एंट्रीज हैं उसके लिए उसने क्या लिखा हुआ है? फैक्ट्री मेंटेन पेरोल फॉर फैक्ट्री एम्प्लॉयज। फैक्ट्री अपने मुलाजमीन की पेरोल को फैक्ट्री में रिकॉर्ड करती है। टोटल पेरोल कितनी है देखें जरा, 6,50,000। इसमें से फैक्ट्री की पेरोल देखें कितनी है। फैक्ट्री की पेरोल का मतलब है डायरेक्ट लेबर की सैलरीज और इनडायरेक्ट लेबर की सैलरीज। पहले आप पेरोल कंट्रोल अकाउंट एक अकाउंट डेबिट करते हैं, अब कहता है पेरोल का फैक्ट्री का रिकॉर्ड फैक्ट्री में मेंटेन होगा, तो अब पेरोल ऑफिस पेरोल यहां पर डेबिट होगी और फैक्ट्री पेरोल फैक्ट्री में रिकॉर्ड होगी। अब पेरोल के बेटा 2 अकाउंट मेंटेन होंगे, पहले पेरोल का एक अकाउंट मेंटेन होता था, अब कह रहा है फैक्ट्री अपने मुलाजमीन की पेरोल को खुद मेंटेन कर रही है। फैक्ट्री के 2 किस्म के मुलाजमीन होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर की पेरोल देखिए कितनी आती है, 4,10,000। ऑफिस के मुलाजमीन की पेरोल कितनी बची? बाकी बची 2,40,000। पेरोल के 2 हिस्से कर दिए, ऑफिस पेरोल अलग कर दी और फैक्ट्री पेरोल अलग। बेटा क्रेडिट साइड पर कोई चेंज नहीं आना। क्रेडिट साइड पे वो जो पेरोल प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है वो एज यूजुअल आएगी, वो जो इनकम टैक्स डिडक्शन है वो एज यूजुअल आएगी। एक्रूड पेरोल वो भी अकाउंट बेटा ऑल ऐसे ही आएगा। इसकी डेबिट साइड पे 4,10,000 कम है तो वो आ जाएगा फैक्ट्री लेजर। बेटा बाकी अकाउंट्स का ताल्लुक तो फैक्ट्री से नहीं ना है, ये सारे अकाउंट किससे रिलेटेड है? सारे अकाउंट ऑफिस से रिलेटेड है। सिर्फ इस पेरोल का एक हिस्सा करके यहां शिफ्ट कर दिया आपने। अगर आप एक्रूड पेरोल को यहां ले आएंगे तो इसका एक्रूड पेरोल का अकाउंट भी फैक्ट्री में चला गया, फिर वाउचर भी यहां बनेगा, ऐसा नहीं होगा।
फैक्ट्री अपने मुलाजमीन की पेरोल को फैक्ट्री में मेंटेन कर रही है बस। तो जहाँ पेरोल का एक अकाउंट लिखा जाता था, पेरोल के 2 अकाउंट, ऑफिस की पेरोल यहाँ पर, फैक्ट्री की पेरोल यहाँ पर। तो ये आ रहेगा फैक्ट्री लेजर। जितनी अमाउंट से फैक्ट्री लेजर डेबिट है उतनी अमाउंट से जनरल लेजर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये बेटा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये वाला था। फैक्ट्री अपनी पेरोल खुद मेंटेन करेगी, और ये पता होना चाहिए था आपको, यही पॉइंट समझने वाला है कि फैक्ट्री की पेरोल 2 तरह की होती है, डायरेक्ट लेबर की सैलरीज और इनडायरेक्ट लेबर की सैलरी। बस ये पता होना चाहिए, हमने उसी बुनियाद पे यहाँ पे फैक्ट्री पेरोल लिख दी है। अब सेकंड एंट्री में क्या करना है, बाकी तो सारा सेम है ना बेटा, बाकी सारा क्या है फिर, सेकंड एंट्री में क्या करें, एक्रूड पेरोल, उसका वाउचर बना लें, वाउचर पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। फुल अमाउंट है बेटा, एक्रूड पेरोल इकट्ठा तो वाउचर भी इकट्ठा बनेगा। अच्छा, इस वाउचर को बाद में पे कर देना है, वाउचर पेएबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ये भी सेम है। हाँ, अब बेटा जब डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जब डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो फैक्ट्री की ऑफिस की पेरोल यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगी और फैक्ट्री की पेरोल यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये 2,40,000 और ये 4,10,000। जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पेरोल को क्रेडिट कर देते हैं आप, पेरोल को क्रेडिट कर दिया। डायरेक्ट पेरोल कहां चले जाती है, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट में। इनडायरेक्ट पेरोल फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। कितनी है, 3,50,000 और 60,000। ये यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ऑफिस की पेरोल ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट, एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट। कितनी अमाउंट से, 1,40,000 से और 1 लाख से। फैक्ट्री की पेरोल फैक्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ऑफिस की पेरोल ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन की वही लॉजिक है जी, पेरोल क्रेडिट हो जाता है, जिस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वो अकाउंट डेबिट हो जाता है। यहाँ सारी पेरोल इकट्ठी थी, सारी पेरोल को इकट्ठा क्रेडिट किया, चारों को यहाँ डेबिट करने लगे थे, लेकिन 2 अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गए थे। इनकी पेरोल ही डिफरेंट है, इसकी पेरोल यहाँ पर क्रेडिट होगी, इसकी पेरोल यहाँ पर क्रेडिट होगी। ऑफिस की पेरोल अलग डेबिट हो जाएगी, फैक्ट्री की पेरोल अलग डेबिट हो जाएगी। बस ये फ़र्क था। आखिरी एंट्री सेम है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाली एंट्री में कोई चेंज नहीं है। एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, उसमें बेटा कोई एंट्री कोई चेंज नहीं है, 32,500 है, सेम टू सेम एज इट इज़ लिख दें, एज इट इज़ लिख दें। फैक्ट्री लेजर डेबिट, सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, 20,500, 7,000, 5,000, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, जनरल लेजर अकाउंट, लास्ट एंट्री बेटा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही वाला था बस, कि पेरोल को 2 हिस्सों में डेबिट कर देना। जब डेबिट 2 हिस्सों में किया तो बाद में आपने क्रेडिट भी 2 हिस्सों में करना, डिस्ट्रीब्यूशन भी वहाँ से करनी। आखिरी पॉइंट समझ लें बेटा, बस देखें पेरोल को रिकॉर्ड करने का तीसरा तरीका, उसके बारे में उसने कहा जी, पेरोल क्लियरिंग अकाउंट इज़ नॉट मेंटेन्ड एट ऑल। पेरोल क्लियरिंग अकाउंट इज़ नॉट मेंटेन्ड एट ऑल। पेरोल का क्लियरिंग अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाएगा। ये ज़रा बात समझेगा ध्यान से। ये आपके सामने ओरिजिनल फॉर्म है, ये ओरिजिनल फॉर्म है पेरोल की एंट्रीज की, समझ रहे हैं कि नहीं? ये पेरोल की एंट्रीज की ओरिजिनल शक्ल है ये वाली। देखिए बेटा, ये जो पेरोल का कंट्रोल अकाउंट हम यूज़ करते हैं ना, पेरोल का कंट्रोल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, लिखा हुआ है पेरोल का कंट्रोल अकाउंट।
ये आर्जी अकाउंट होता है। क्या होता है? टेम्परेरी अकाउंट है। पहले इसको डेबिट किया था, बाद में देखें इसको क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया। पेरोल कंट्रोल अकाउंट एक दफ़ा डेबिट किया हुआ है ना, बाद में जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो पेरोल क्लियरिंग अकाउंट को क्रेडिट करके ख़त्म कर देना। ऐसा अकाउंट जो ख़त्म हो जाए ना उसको कहा जाता है ये क्लियरिंग अकाउंट है। क्या है? क्लियरिंग अकाउंट, टेम्परेरी अकाउंट। हमने पहले पेरोल सारी लिखी, डेबिट की, बाद में उसी पेरोल को क्रेडिट करके उसका अकाउंट नील कर दिया है, उसके अकाउंट को। ये टेम्परेरी अकाउंट है। टेम्परेरी अकाउंट्स को कहा जाता है क्लियरिंग अकाउंट। जैसे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्लियरिंग अकाउंट है कि आप मटेरियल पहले ख़रीदते हैं, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं, फिर मटेरियल इस्तेमाल करते जाते हैं तो उसी मटेरियल को क्या करते जाते हैं? क्रेडिट करते जाते हैं। फिर बताते हैं भाई इस मटेरियल में डायरेक्ट इतना था, वो वर्क इन प्रोसेस में चला गया, इनडायरेक्ट इतना था, सेलिंग सप्लाई इतनी थी, ऑफिस सप्लाई इतनी थी। कहता है पेरोल क्लियरिंग अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड एट ऑल। पेरोल का क्लियरिंग अकाउंट मेंटेन ही नहीं करना, बनाना ही नहीं है। इसका मतलब हुआ जब हम पहली एंट्री पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलना चाहिए कि पेरोल में कौन कौन सी पेरोल है। इधर व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखिएगा बेटा। पेरोल का अकाउंट मेंटेन जब नहीं करना तो इसका मतलब होगा जब हम पेरोल लिखने लगेंगे ना तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। पेरोल कंट्रोल अकाउंट का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं जब करना तो हम फिर डेबिट किसको करें? तो भाई हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। डायरेक्ट लेबर को डायरेक्टली वर्क इन प्रोसेस में एक ही एंट्री में, इनडायरेक्ट लेबर को डायरेक्टली फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, सेलिंग स्टाफ की सैलरीज को सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में, एडमिन स्टाफ की सैलरीज को बेटा एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में। और क्रेडिट क्या होगा? प्रोविडेंट फंड डिडक्शन, वो एज यूजुअल आएगी। इनकम टैक्स डिडक्शन वो भी एज यूजुअल। एक्रूड पेरोल वो भी एज यूजुअल। पेरोल कंट्रोल अकाउंट का इस्तेमाल हमने डायरेक्ट पेरोल को उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में शिफ्ट कर दिया। डायरेक्ट पेरोल फैक्ट्री ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस में चले गई, इनडायरेक्ट पेरोल फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में चले गई, सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में आ गया, और एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट में आ गया। प्रोविडेंट फंड डिडक्शन है 32,500, इनकम टैक्स डिडक्शन है 7,500 और एक्रूड पेरोल है 6,10,000। अब इसकी डेबिट साइड पर 4,10,000 कम है, वो आ जाएगा फैक्ट्री लेजर। जितनी अमाउंट से फैक्ट्री लेजर डेबिट है उतनी अमाउंट से जनरल लेजर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब जब हमने एक एंट्री पहले वाली एंट्री की ना, ये वाली, तो इसके साथ ही डी एंट्री भी हो गई है। इसको इसी तरह लिखना है, ये ए एंड डी इकट्ठी हो गई है पहली, और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री इकट्ठी हो गई है। अब डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री दोबारा से करने की जरूरत, ऐसे ही ऊपर नंबर देना है ए एंड डी, कि ये ए एंट्री भी हो गई है, डी एंट्री भी हो गई है, क्योंकि हमने क्लियरिंग अकाउंट यूज ही नहीं किया, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ही किया है। तो इसमें ओरिजिनल एंट्री की रिकॉर्डिंग भी हो गई और डिस्ट्रीब्यूशन भी डायरेक्टली हो गई। ये लिखा हुआ है पेरोल क्लियरिंग अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड एट ऑल। इसका मतलब है कि पेरोल का क्लियरिंग अकाउंट मेंटेन नहीं करना, पेरोल का लफ्ज ही नहीं लिखना, कंट्रोल अकाउंट लिखना ही नहीं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो सेकंड एंट्री क्या होगी बेटा? सेकंड एंट्री क्या होनी है? एक्रूड पेरोल अकाउंट डेबिट होगा और वाउचर पेएबल अकाउंट क्रेडिट होगा। थर्ड एंट्री क्या होनी है? इसी वाउचर को आपने पे कर देना है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डी एंट्री मैंने बताया नहीं होगी, वो ऑलरेडी हो गई है। ई एंट्री आपने करनी है वही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, वो सेम टू सेम वही करनी है जो आपने पहले की है। एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अकाउंट क्रेडिट 32,500 से, 20,500 से फैक्ट्री लेजर डेबिट
7,000 से सेलिंग एक्सपेंस डेबिट और 5,000 से एडमिन एक्सपेंस डेबिट। फैक्ट्री लेजर, सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट, ये एज यूजुअल बेटा देखें एंट्री होनी है। वर्क इन प्रोसेस, सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट और जनरल लेजर क्रेडिट। तो पेरोल की बेटा ये तीनों किस्म की एंट्रीज हमने आज कर ली हैं जी। इन्हीं की बेस पर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 होगा। इसी की बेस पर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 होगा बेटा। अब आपने करना क्या है जी, क्वेश्चन नंबर, आपने इससे रिलेटेड ना इलिस्ट्रेशन अभी करनी है। इलिस्ट्रेशन बल्कि आप लोगों के पास होगी नहीं नोट्स में।